ठीक है. सो yesterday we had discussed about inertia और लगभग inertia के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें हमने समझ ली थी. मतलब what is inertia, how many types of inertia, सबका एटलीस्ट एक या दो एग्जाम्पल हमने देख लिया था. एंड इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे कुछ इससे रिलेटेड बुक में. लेट मी ओपन द PDF. ये क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, a 5 rupees coin and a 1 rupee coin. In following second question, in the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. A football player kicks a ball to another player of his team, who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards the player of his own team. ठीक है. Also identify the agents applying the force in each case. ठीक है. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop and fall backwards when it accelerates from rest. ठीक है. तो ये कुछ questions हैं in text. I hope you would be able to answer it with the things we have studied. और इसके आंसर्स आपके नोटबुक में होने चाहिए. इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था. कॉइन वाला एग्जाम्पल देखा ही था. उसके बाद तीन इनर्शिया थी. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो आज जो अगला टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर और हमें आगे का देखना. इनफैक्ट अभी रुक जाओ. आई विल नॉट स्टार्ट विद द सेकेंड. हेडिंग दे दो मोमेंटम. ठीक है. हाँ, MOMENTUM, मोमेंटम. ठीक है. तो अब ये वर्ड ऑलमोस्ट सबने सुन रखा होगा. जैसे आजकल क्रिकेट मैच है. अभी इंडिया का रिसेंटली श्रीलंका के साथ सीरीज हुआ था एंड अ वेरी गुड प्लेयर हार्दिक पांड्या वाजंट एबल टू स्कोर मच या बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता. तो जब हम कमेंट्री सुनते रहते हैं तो उसमें अक्सर हम कमेंटेटर्स के मुंह से एक वर्ड सुनते कि मोमेंटम नहीं बन पाता. ठीक है. So these are some instances where we come across this word, but physics के सेंस में इसका क्या रोल है या क्या मीनिंग है उसे आज हम थोड़ा समझेंगे. So I hope you all have given this heading momentum. रौनक stop eating. या तो खा लो या तो पढ़ लो. ठीक है. So write down the first point. The force required to stop a moving body. The force required to stop a moving body is directly proportional to its mass. Is directly proportional to its mass. ठीक है. इसका एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे कि सपोज इफ परिकल इज रनिंग टुवर्ड्स मी, आई हैव टू अप्लाई मोर फोर्स कंपेयर्ड टू व्हेन शाश्वत वुड बी रनिंग टुवर्ड्स मी. अगर परिकल मुझे टैकल करने आ रहा है, जैसे पोकेमॉन में टैकल अटैक होता था उस तरह से, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेयर टू व्हेन शाश्वत ट्राइज द टैकल अटैक अपॉन मी. तो मास का यहाँ पे खेल है.
एक पॉइंट ये हो गया। यस एक्सक्यूज, कौन है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मिश्रा जी, मुखिया जी के खास आदमी। सारे कैमरे ऑन नहीं हो सकते। देयर आर 56 स्टूडेंट्स इन द मीटिंग और कुछ 12 से 15 लोगों ने कैमरा ऑन करा है। ये रोज का जो रेपिटेशन है। ये शशांक और शशांक शशांक, तुमने वो कैमरा ऑफ कर रखा है? प्लीज स्विच इट ऑन एवरीवन। जैसे मतलब अगर ऑन है तो रेज योर हैंड। दिख नहीं रहे भाई स्क्रीन पे, स्क्रीन भी शेयर है, देख सकते हो। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है जब, तो उसमें व्हेन यू फिनिश अ पैराग्राफ दे ऑल से ना बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो उस तरह से यहाँ पे मुझे एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद बोलना पड़ता है बेटा प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। सब लोग एक बार में कर दो भाई। यस शशांक, आई कैन सी यू नाउ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सबने लिख लिया है। अभी भी आउट ऑफ द 55 अटेंडीज कुछ 20-22 लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है। बाकी लोग आर शेमलेस ऑफ द हाईएस्ट फीचर, हाईएस्ट ऑर्डर, सॉरी, शेमलेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। उज्जवल माइक अनम्यूट हो गया तुम्हारा। यस एक्सक्यूज, हु इज दिस? आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात क्या बोला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, MASS। ठीक है, अभी आगे इसी चैप्टर में हम समझेंगे दो टर्म जिसमें अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, बट ये आगे का एपिसोड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिख लिया। राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू stop a moving body is also the force required to stop a moving body. The force required to stop a moving body is also फोर्स रिक्वायर्ड। अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी भाई, ऐसा क्यों होगा? श्रेया, एम आई ऑडिबल? आरजू? पूछा श्रेया और आरजू से, जवाब दिया सबसे पहले सिमरजोत ने। सिमरजोत के जीभ में खुजली होती है। It keeps on itching. Utsav, Mr. Celebration Guest, how can I help you? बोल रहे भाई, भाई बोलने की कोशिश करें। द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउइंग मी टू स्पीक। बीच में रोक दे रहे हैं, किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी को चेहरा नहीं दिख रहा, कोई कुछ खाने में ही परेशान है, नमकीन ही खाया जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे। द सेकंड पॉइंट दैट आई सेड वाज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। टू इट्स वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो दोनों बॉडीज हैं ऑब्वियसली दे आर इन मोशन। कह रहे हैं द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। एक उस बॉडी का मास एंड द सेकंड थिंग इज द वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज मूविंग। ठीक है, मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स लगेगा वो इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इतना हमें समझ में आ रहा है। तो एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो राइट डाउन द थर्ड पॉइंट। Thus we can say that Thus we can say that
the quantity of motion, the quantity, Quantity, the quantity of motion in a body depends upon, the quantity of motion in a body depends upon, the quantity of motion in a body depends upon the mass and the velocity. Thus we can say that the quantity of motion in a body depends upon the mass and velocity of the body, the mass and velocity of the body. ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए. जस्ट रीड है, बोल के लिए रीड करना है. एक बार पढ़ो और देखो समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं तीनों पॉइंट्स. यस, एक्सक्यूज सौरभ. सर मैंने डिस्कनेक्ट हो गया सर, थॉट डेवलपमेंट बोल सकते हैं क्या होगा? Thus we can say that the quantity of motion in a body depends upon its mass and velocity. ठीक है, अब अगर सबको स्क्रीन दिख रही होगी तो जो पहली बात हमने की वो कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. और सेकेंड पॉइंट हमने कहा कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी. ठीक है, अब अगर इसी को कंबाइंड फॉर्म में लिख दे तो हम इसका जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो ये करेंगे कि द फोर्स required to stop a moving body is directly proportional to the product of mass and velocity of a body. ठीक है, ये बात सब मतलब अग्री करेंगे. Does everybody agree to this? ठीक है, तो इसीलिए अब हम फाइनली मोमेंटम की डेफिनेशन लिखेंगे. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, the momentum of a body is defined as एक एडिट करना है इसमें को the momentum of a moving body कर देना, the momentum of a moving body. ठीक है, the momentum of a moving body is defined as the product of its mass and velocity, the product of its mass and velocity, the product of its mass and velocity. ठीक है, लिख लिया इतना सबने? रिपीट कर दे रहे एक बार. द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, इसमें आगे एक लाइन छोड़ के लिखना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देखिए सबने, किसी का माइक अनम्यूट है?
लिख लिया सबने? शैल वी मूव ऑन? Yes, sir. ठीक है। Yes. Momentum is represented by the alphabet small p. So we have p is equal to m into v. स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिख लिया इतना सबने? And we repeat that at time. थर्ड पॉइंट रिपीट तो किया था भाई। आपने एक is represented by alphabet T लिखा है। हाँ, स्मॉल टी। ठीक है, इतना लिख लिया। अब एक कंक्लूजन लिखेंगे जो इस पूरी बात से हमने निष्कर्ष निकाला है, वो ये है। स्टार्ट राइटिंग। एवरी मूविंग बॉडी possesses momentum. Every moving body possesses P-O-S-S-E-S-S-E-S. Every moving body possesses momentum. That is, if a body is at rest, that is, if a body is at rest, if a body is at rest, its momentum is zero. Its momentum is zero. As its velocity is zero. As its velocity is zero. ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एक छोटा सा शॉर्ट ऑफ अ डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, बट हाँ, अगर देखें मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी है, तो m का क्या यूनिट होता है? kg। ठीक है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यानी मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? मोमेंटम की यूनिट है। एक क्वेश्चन लिखिए। या ये क्वेश्चन बाद में लिखिए। नॉट राइट। हाँ, क्या क्वेश्चन था इसका? क्या पूछे भाई? इक्वेशन नहीं, ये सिंपली कि मोमेंटम की ये जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आती कहां से है वो समझ में आ जाए, इसलिए ये इतना पोर्शन लिखा है। ठीक है, इसे भी नोट कर सकते हैं। मोशन मोमेंटम की यूनिट
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग दे दो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो लिखना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे रहेगी तब तक जब तक कि कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है और उसे हम मोशन में ला रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिखना स्टार्ट करिए। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी is directly proportional to the unbalanced force. The acceleration produced in a body is directly proportional to the unbalanced force. The acceleration produced in a body is directly proportional to the unbalanced force. Applied, the acceleration produced in a body is directly proportional to the unbalanced force. Applied on it, directly proportional सर आपने अप्लाई ऑन इट के बाद क्या बोला? भाई इसके आगे भी कुछ नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग में अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो बोर्ड पे लिख दिया है, you can check it from there. I am repeating it. The acceleration produced in a body is directly proportional to the unbalanced force, to the unbalanced force applied on it and inversely proportional. Inversely proportional, INVERSELY, inversely proportional to the mass of the body, and inversely proportional to the mass of the body. The acceleration produced in a body is directly proportional to the unbalanced force applied on it and inversely proportional to the mass of the body. मानसी, तुम्हारा माइक अनम्यूट हो गया है और ऐसा लग रहा है कि आसपास बड़े बहुत आवाज है। अच्छा, and inversely proportional to the mass of the body. ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ कह रहा है। अगेन
आई वुड यूज द नेम ऑफ परिकल एंड शाश्वत, कि अगर उसी फोर्स से हम परिकल को पुश करेंगे तो हो सकता है वो उतना आगे ना जाए जितना आगे शाश्वत चला जाएगा, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये बात से सब अग्री करेंगे। मतलब अ हैवियर बॉडी रिक्वायर्स मोर फोर्स, इसीलिए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। मतलब जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा हमको, ठीक है। मतलब मास यहाँ पे क्या काम करेगा, फोर्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। और एक बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे, मैग्नीट्यूड फोर्स का जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये बात से सब अग्री करेंगे, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में कहते हैं। कहना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और दूसरी बात जो कह रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मतलब जितना ज्यादा मास रहेगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फॉर द सेम फोर्स। इस बात से सब अग्री करेंगे। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लें, ये यही कह रहा है ना, फोर्स, ये जो मैंने बोर्ड पे अभी लिखा, क्या ये इससे अग्री करेंगे सब लोग? ठीक है, दोनों इक्वेशन को सिंपली कंबाइन करके लिखिए, ठीक है। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते तो क्या ये सही रहेगा? इस m को सिंपली हम इस एक्सेलरेशन की तरफ ले लेंगे, ठीक है। इस बात से सब अग्री करेंगे, ठीक है। तो अब इतना लिखने के बाद जो बोर्ड पे लिखा है, पहले तो आपने वो लिख लिया जो मैंने डिक्टेट करा, उसके बाद ये लिख लेना। सबसे पहली लाइन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फिर सेकंड लाइन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बना के उस तरफ क्या लिखेंगे, 1/m, फिर कंबाइन करके लिख लेना, और फिर ये जो कंक्लूजन वाली हमने लिखी है इक्वेशन, इसको लिख लेना। Is it done? Yes. Yes, sir. Right. All those who are speaking and excused right now, please wait for some time. Let me complete this. फिर एक साथ क्वेश्चन आंसर सेशन खेलेंगे। आगे लिखना, the force acting on a body acting on a body is directly proportional. The force acting on a body is directly proportional to the product. The force acting on a body is directly proportional to the product of the mass, to the product of the mass, MASS, mass of the body. I am repeating it. The force acting on a body is directly proportional to the product of the mass of the body. कितना लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, mass of the body and the acceleration produced in the body, and the acceleration produced in the body. ठीक है, कितना लिख लिया? एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी
by the force, by the force, by the force, ठीक है, लिख लिया सबने। और बोर्ड पे ये सबको दिख रहा है कि जो फोर्स होगा किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द फोर्स। ये हम नहीं कह रहे, ये मैथ्स कह रहा है और वो हमने बोर्ड पे लिख रखा है। डज एवरीबॉडी एग्री टू इट? ठीक है। अब अगर हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एन ए। के एन ए हो जाएगा, मतलब M और A के बीच में इस बार मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाए, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी से जब इक्वल साइन पे आते तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है। Does everybody agree to it? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि फोर्स ऑफ, या फिर इसको इस तरह से कहें, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है, बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अब न्यूटन कहां से आया, इस पे बात करते हैं अभी। तो इस केस में अगर हम कहेंगे तो F इज इक्वल टू, अगर हम के एम ए बोले और F की भी वैल्यू 1 है, एन की भी वैल्यू 1 है और ए की भी वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, के हो जाएगा F अपॉन एन ए और 1 अपॉन 1 इंटू 1 हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। तो मतलब के की वैल्यू 1 हो गई। तो अब हम के को लिखे या ना लिखे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये बात सबके समझ में आ रही है? ठीक है। तो k की ये जो वैल्यू होती है ये हर केस में 1 ही है। अभी तो हमने सिंपल वैल्यूज पुट इन करी, 1 1 और 1, तो हमें 1 मिल गया। बट आगे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे तो k की वैल्यू ऑलमोस्ट हर केस में 1 ही है, इसीलिए हम यहाँ पे k को लिखते ही नहीं, ठीक है। और अब अगली बात अगर करें तो यूनिट की बात करें, F इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं M इंटू ए है, ठीक है। M की जो यूनिट है वो kg है मास की, और एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट न्यूटन। मतलब अगर कहीं 1 न्यूटन लिखा है, इफ इट्स रिटन 1 न्यूटन समवेयर, देन इसका मतलब क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.